इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, ये तुम्हारा सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। पहला प्लानिंग है। सो जब भी ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस पूछा, तुम्हारा आंसर या फीचर्स तुमको 12th को सिलेबस में नहीं है, बट किसी भी रूप में पूछा ऑर्गेनाइजिंग का क्वेश्चन तो तुम्हारा आंसर इस रूप में होना चाहिए, दैट इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तुम इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे कि ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया? सिंपल सी भाषा में तुम पहले बोलोगे कि ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि वो प्लानिंग के बाद आता है, और जो इसके बाद वाला फंक्शन है स्टाफिंग, स्टाफिंग से पहले आता है। तुम ऐसा बोल सकते हो। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज द फंक्शन विच फॉलोज द प्लानिंग फंक्शन। पहले प्लानिंग आता है, प्लानिंग के बाद एंड प्रीसीड्स द स्टाफिंग फंक्शन, मतलब स्टाफिंग से पहले आता है। ठीक है। फिर मीनिंग, तो इंट्रोडक्शन में तुमने क्या बोला? सेकेंड फंक्शन है, प्लानिंग के बाद वाला फंक्शन है और स्टाफिंग से पहले वाला। सो मीनिंग में तुम बोलोगे ऑर्गेनाइजिंग इज एस्टेब्लिशिंग द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैं बताता हूं तुमको ये सब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, मतलब तुम्हारा कॉलेज में सबसे ऊपर आएगा प्रिंसिपल, फिर आएंगे टीचर्स, फिर आएंगे क्लर्क्स, फिर आएंगे स्टूडेंट्स, करेक्ट? तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ऑफ बिजनेस, जिसमें ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप रहता है। उसके बाद में डेफिनेशन तुमको लिखना है। डेफिनेशन रट्टा मारना है देखा जाए तो। To organize a business is to provide it with everything useful for its functioning, that is raw material। मतलब मैंने तुमको बताया था मैन मनी मशीन मटेरियल्स, तुम जो प्लान करते हो तो लगता है तो तुम ये प्रोवाइड करते हो, लेकिन सिर्फ प्रोवाइड करने से होता नहीं है। जैसे कॉलेज तो शुरू कर दिया, लेकिन कॉलेज को क्या लगेगा? मैन मनी मशीन मटेरियल्स। फिर कॉलेज को क्या लगेगा कि कौन बोलते हैं ना, मेन चला रहा कौन है कॉलेज? मेन प्रिंसिपल रहेगा, फिर उसके अंदर टीचर्स आएंगे, ठीक है, फिर उसके अंदर या प्रिंसिपल के अंदर एचओडी आएंगे, फिर उसके अंदर टीचर्स आएंगे, फिर क्लर्क्स आएंगे, फिर स्टूडेंट। एक ढांचा तैयार किया, जैसे एक बिल्डिंग में टॉप फ्लोर रहता है, मिडिल फ्लोर रहता है, लोअर फ्लोर रहता है, उस हिसाब से तुम ये ढांचा तैयार करते हो, करेक्ट? सो ऑर्गेनाइजिंग कुछ नहीं है, जो प्लान किया उसके लिए सामग्री जमा करना, लोग जमा करना, मशीन जमा करना। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स क्या? काम करना या टर्नओवर करना या प्रॉफिट करना, और काम करने के लिए लोग लगेंगे। लोगों को बोलते ना कि टीम का कैप्टन, कोच, फिर टीम, ऐसे। तो उस हिसाब से तुमको एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी आगे देखोगे तो ये स्ट्रक्चर बना लिया है तुमने। मैन मनी मशीन मटेरियल जमा कर लिया, उसके बाद जो लोग है, सबसे ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा, फिर उसके अंदर अलग अलग डायरेक्टर्स आएगा उनके अंदर, फिर उनके अंदर मैनेजर्स आएंगे, फिर उनके अंदर एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, ऐसे ये लेवल्स है। ठीक है। अभी क्या होता है, अब तुम्हारे शरीर में जो स्केलेटन है, हड्डी का स्केलेटन है, उसमें जब अपन स्किन डालते हैं, मसल डालते हैं, ब्लड डालते हैं, तो एक शरीर बन जाता है। ठीक है।
उसी हिसाब से ये ड्राइंग को हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में सुपीरियर कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर उसके अंडर ये। तो जब हम ताकत देते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को, जिसको हम ऑथोरिटी बोलते हैं, ताकत, काम करने की ताकत। मैनेजिंग डायरेक्टर ये पोस्ट ही नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर को ताकत दिया जा रहा है कि तुम डायरेक्टर से काम करवा के लो, और डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, या फाइनेंस सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल टू द फाइनेंस डायरेक्टर। सो ये जो ढांचा है इसको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलते हैं। लेकिन जब ढांचे में तुम लोगों को अथॉरिटी देते हो, अथॉरिटी एक प्रकार का लीगल ताकत है जिसके थ्रू ये आदमी लोअर लेवल पे जूनियर से काम करवा के लेगा, और जूनियर आदमी रिस्पॉन्सिबल टू द सीनियर पर्सन। सो ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाता है। समझा सबको यहाँ पे तक? यस और नो? यस सर। सो तुमने मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स का इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को एक सीक्वेंस में डाला कि भाई तू डायरेक्टर है, तू लोअर, तू जूनियर है, तू उससे जूनियर है, तू उससे जूनियर है, तेरी ताकत यहाँ पे, मतलब ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स। याद रखो, कोई भी चार्ट में ऑथोरिटी विल ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड्स। ऑथोरिटी मतलब ताकत। तुम्हारे जो प्रिंसिपल है उसकी ताकत टीचर्स की तरफ है, टीचर्स की तरफ ताकत स्टूडेंट्स की तरफ है या क्लर्क्स की तरफ है, ठीक है ना। ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स और जवाबदारी फ्लोज अपवर्ड्स, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स का तुम पर ऑथोरिटी है कि भाई ये तुमको इस प्रकार से जीना है, और तुम जवाबदार हो पेरेंट्स की तरफ कि जो बोला है फिलहाल पढ़ाई वो करना होगा तुमको, करेक्ट। सो ये ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। अभी हम क्या देखेंगे, ये शॉर्ट पे मैंने बताया, तुमको अलग से फीचर्स दिया नहीं, उन लोगों ने डायरेक्टली इंपॉर्टेंस बोला है, लेकिन जो मैंने बताया फीचर्स बताया कि ऑर्गेनाइजेशन एक तरीका है जिसमें मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं, एक उसके बाद में स्ट्रक्चर बनाते हैं जो तुमको अभी बताया, जिसमें सीनियर कौन है, जूनियर कौन है पता चलता है, ताकत देते हैं। जब ताकत देते हैं सीनियर को, उसको अथॉरिटी बोलते हैं, और जूनियर को जब बोलते हैं कि तू जवाबदार है सीनियर की तरफ, तुझे रिपोर्ट करना है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। सो जो इम्पोर्टेंस है वो अभी हम देखेंगे, किस चीज का इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का, करेक्ट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ वर्क। अभी काम का बंटवारा क्या होता है, तुमको मैं पिछले ग्राफ में दिखाता हूँ। तुमने जब स्ट्रक्चर बनाया तो मार्केटिंग का अलग से डायरेक्टर बनाया, डिवाइड किया वर्क को, मार्केटिंग का कोई और करेगा, फाइनेंस का कोई और करेगा, ऑपरेशंस का कोई और करेगा, ह्यूमन रिसोर्स का कोई और करेगा काम, ठीक है ना। सो देखा जाए तो तुमने काम को डिवाइड किया, मार्केटिंग डायरेक्टर होगा एमबीए, फाइनेंस डायरेक्टर होगा सीए, ऑपरेशन डायरेक्टर होगा तुम्हारा बोलते ना इंजीनियर होगा, एचआरएम होगा एमबीए इन एचआर, ठीक है ना। तो क्या किया तुमने, डिवीजन ऑफ वर्क किया। डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन आता है, क्योंकि अब जैसे तुमको मैं पूछूं फिजिक्स का लेड का ये बताओ फॉर्मूला, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है। सच तो ये बात है, वो तुम्हारा फील्ड ही नहीं, तुम्हारा कॉमर्स का फील्ड है, तुम्हारा स्पेशलाइजेशन कॉमर्स है। हाँ, साइंस वाले को पूछा कि भाई मैनेजमेंट क्या है, उसको पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो साइंटिफिक थेरीज और प्रैक्टिकल्स में स्टडी कर रहा है। सो जो अभी कंपनी में साइंस भी लगेगा, कॉमर्स भी लगेगा, साइंस जो रिसर्च है तो साइंस वाले को बुलाओ। सो डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा किया, और जो आदमी जिस काम के लिए सूटेबल है, वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ उसको स्पेशलाइजेशन आता है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, पहले काम को बांटो और उसके बाद स्पेशलाइजेशन आता है। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले काम को बांटा और उससे स्पेशलाइजेशन क्रिएट हुआ। दूसरा, ऑर्डरली पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क। मैंने तुमको वापस से चार्ट में बताया था ऑर्डरली पोजीशन क्या है। ये ढांचा डायरेक्टर वालों मार्केटिंग का, देखो मार्केटिंग डायरेक्टर, उसके अंदर मार्केटिंग मैनेजर, उसके अंदर सेल्स टीम। सो एक ऑर्डरली पोजीशन, फाइनेंस में फाइनेंस सुपरवाइजर, अकाउंट्स असिस्टेंट, ऑपरेशन में प्रोडक्शन और टीम मेंबर्स, एचआर में पर्सनल मैनेजर, और फिर उसके अंदर जो लोग काम करेंगे। सो बोलने का तात्पर्य है ऑर्डरली पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे होता है, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट ही क्रिएट कर दिया। वो डिपार्टमेंट जब तुमने क्रिएट किया तो तुमने लोगों को अपॉइंट किया, लोगों को काम दिया, ठीक है।
और वो डिपार्टमेंट ही, अब जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का वैसे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, वही सब हैंडल करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट्स भी देखेगा, इनकम टैक्स भी देखेगा, जीएसटी भी देखेगा, बजट भी देखेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग भी देखेगा। सो इससे क्या होता है, एक ऑर्डरली पोजीशन आता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को खर्चे की चिंता नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर को खरीदी करना है तो वो डायरेक्टली परचेस को बोलेगा और अकाउंट डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई रॉ मटेरियल चाहिए, पेमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट करेगा। सो दैट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको लोग लगेंगे तो वो प्रोडक्शन मैनेजर इंटरव्यू लेगा नहीं, ऑलरेडी बिजी रहते। प्रोडक्शन मैनेजर एचआर मैनेजर को बोलेगा भाई 4 वर्कर चाहिए, तो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन में ध्यान देगा, वर्कर का अपॉइंटमेंट का जवाबदारी एचआर का। तो ऑर्डरली पोजीशन होता है, जिसका जो काम है वो करेगा। कॉस्ट कम होता है ना। अभी सीधी बात है, प्रोडक्शन मैनेजर ही अपॉइंट करेगा, प्रोडक्शन में ध्यान देगा नहीं तो वेस्टेजेस होंगे, क्योंकि उसका एनर्जी आधा लोगों के अपॉइंटमेंट में जा रहा है। ठीक है ना, उसको उसको ही मटेरियल खरीदना पड़ रहा है तो बहुत कठिनाई हो जाता है। तुम देखो बहुत सारे जगह पे इंटीरियर डिजाइनर रहता है, वो प्लान करता है और कारीगर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब कारीगर प्लान करने गए, उनका दिमाग उस क्रिएटिव लाइन में नहीं रहता है। उनको पता है कि ये वुड, ये जो पलंग है ऐसे बनाना है, ये बोलते हैं ना डाइनिंग टेबल ऐसे बनाना है, उनको इतना ही पता है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि क्रिएटिव थिंकिंग इंटीरियर डिजाइनर करेगा या आर्किटेक्ट करेगा, और लोअर लेवल के लोगों को सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। कॉस्ट कम होता है, जिसका जो काम है वो करेगा। हेल्प्स अवॉइड एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, सीधा हिसाब है। कैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये 3 लेयर जवाबदार है। फिनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग के लिए सिर्फ इतना जवाबदार है कि फिनेंस को पेमेंट करना है एडवर्टाइजिंग का, बाकी फिनेंस डिपार्टमेंट दखल अंदाजी देगा नहीं। ये प्रोडक्शन में 3 लोग जवाबदार है। सो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम आया प्रोडक्शन में तो ये लोग आपस में 3 लोग मिलकर ही सेटल करेंगे, बाकी लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो हेल्प्स अवॉइड एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो डिपार्टमेंट वाले लोग करेंगे, बाकी लोग का कोई जवाबदारी नहीं। डिफाइंड वन स्टेटस, अब साफ दिखता है, देखो ये इसका स्टेटस हाईएस्ट है, इसका स्टेटस फाइनेंस डायरेक्टर रिपोर्ट करता है डायरेक्टर को, लेकिन फाइनेंस डायरेक्टर का स्टेटस सुपीरियर का है फाइनेंस सुपरवाइजर के सामने। फाइनेंस सुपरवाइजर जूनियर है डायरेक्टर के सामने, बट सीनियर है अकाउंट्स असिस्टेंट के सामने। तो सबकी अपनी हैसियत पता रहती है। जब फाइनेंस डायरेक्टर कैबिन में जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर के, तो मैनेजिंग डायरेक्टर खड़ा होकर रिस्पेक्ट नहीं बोलेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर आया फाइनेंस डायरेक्टर के चेयर के बाजू में, तो फाइनेंस डायरेक्टर रिस्पेक्टफुली खड़ा होगा, तो स्टेटस पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कॉलेज में तुम जाओगे प्रिंसिपल के कैबिन में, तो तुम स्टूडेंट के तौर पर अंदर गए तो प्रिंसिपल सम्मान पूर्वक तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा, बट तुम बैठे हो चेयर में, प्रिंसिपल आया तो रिस्पेक्टफुली तुम खड़े होंगे, बिकॉज उनका स्टेटस और पोजीशन बहुत सीनियर का है। तो ये स्टेटस बताता है कौन सा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ टास्क को तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टीम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मार्केटिंग का काम करेगा, फाइनेंस डायरेक्टर का काम नहीं है मार्केटिंग करना, उसको सिर्फ पे करना है, तो डुप्लीकेशन नहीं होता। अभी ऑपरेशंस जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो लोगों का अपॉइंट वो नहीं करेगा, एचआर करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन करेगा, एचआरएम डायरेक्टर प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो सिर्फ लोगों को अपॉइंट करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास भेजेगा। सो डुप्लीकेशन ऑफ टास्क नहीं होता। करेक्ट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टर को काम देगा, फाइनेंस डायरेक्टर सुपरवाइजर को काम देगा, सुपरवाइजर अकाउंट्स असिस्टेंट, मतलब जैसे कॉलेज चलाने का जवाबदारी प्रिंसिपल का, लेकिन वो जवाबदारी देगा सिखाने का टीचर्स को, टीचर्स लोग सिखाएंगे। लेकिन फीस कलेक्शन तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी तो लाइब्रेरियन को ताकत देगा। सो टीचर से पहले ऐसे सोचो, तुम्हारा स्कूल का प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सुना है हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो कॉलेज में रहता है, सुना है? यस सर। तो जो प्रिंसिपल है वो एचओडी को जवाबदारी देगा, एचओडी टीचर्स को जवाबदारी देंगे, टीचर्स लोग स्टूडेंट्स को काम देंगे। तो बोलने का तात्पर्य है कि डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या होता है, अभी कॉलेज चलाना है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल जवाबदारी देगा एचओडी को। सो ऑथोरिटी किसका है कॉलेज को चलाना, मतलब लेक्चर लेना डायरेक्टर को, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी जो ताकत में से कुछ ताकत एचओडी को दे रहा है कि भाई तुझे लेक्चर लेने का जवाबदारी दे रहा हूँ। तो एचओडी के पास जो ताकत है डिपार्टमेंट जो इकोनॉमिक्स का या बीबीए का हो या 11th का हो या 12th का हो, तो एचओडी
टीचर्स को बोलेगा ठीक है ये हफ्ते तुम लेक्चर लो। फिर टीचर लोग के पास जो अथॉरिटी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर सेट करना, चेकिंग करवाना, टेस्ट रखना, वो टीचर्स का अथॉरिटी इधर है। सो अथॉरिटी गोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज अपवर्ड्स, ठीक है। सो व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? जो काम है टीचर का लेक्चर लेना, टेस्ट कंडक्ट करना, सो अपनी ताकत में से वो कुछ ताकत इनको देती है, ठीक है मैं तुमको अलाउड कर रही हूँ टेस्ट देने। या डायरेक्टर को कॉलेज चलाना है तो अपनी ताकत में से कुछ ताकत फाइनेंस डायरेक्टर को देता है कि भाई तू लेक्चर्स कंडक्ट कर। तो और डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर करना, सीनियर जूनियर को काम देता है, बट फाइनेंस डायरेक्टर के पास नहीं है ताकत जो एमडी के पास है। तो एमडी अपनी ताकत में से कुछ ताकत इसको देता है, ठीक है मैं तेरे को परमिशन दे रहा हूँ, कोई तुझे कुछ बोलेगा नहीं, तुझे कॉलेज में लेक्चर लेना है, करेक्ट। सो इसको डेलीगेशन बोलते हैं। इसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल, सीधा हिसाब है जिसका जो डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, उसका वो काम करना है ताकि कंट्रोल अच्छे तरीके से रहे। सो ऑर्गेनाइजिंग का मेन काम है मैन मनी मशीन मटेरियल्स को इकट्ठा करके डिपार्टमेंट तैयार करना, उस डिपार्टमेंट का टॉप टू लोअर लेवल बनाना। मैनेजर सबसे पहले डायरेक्टर, मैनेजर, क्लर्क या उसके अंदर ऐसे लो ऊपर से नीचे एक लेयर बनाना। और फिर कोप विद चेंजेस। कोप विद चेंजेस सी क्या होता है कि बदलाव आते रहता है। अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अभी क्या होता है, मशीन खराब हो गया तो भाग के प्रोडक्शन मैनेजर को जाना पड़ता है, क्या हो गया क्या हो गया। और ये अब प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन करना है, वो मशीन का मास्टर नहीं है, मशीन का टेक्निकलिटी तो कंपनी ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कॉलेज में एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आया तो डायरेक्टर क्या करेगा, डायरेक्टर फोन करेगा कंप्यूटर की दुकान को, मेंटेनेंस की दुकान को कि भाई आओ और सेट करो। वो फोन करेगा, तब तक वो बोलेगा हम आते 2 घंटे बाद, 2 घंटे प्रोडक्शन बंद, ठीक है। 2 घंटे बाद प्रोडक्शन वो लोग दुकान वाले आएंगे, चेक करेंगे, वो लोग बोलेंगे पार्ट्स नहीं है, कल होगा, तो पूरा एक दिन का प्रोडक्शन रुक गया। तो ऑपरेशंस या ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई वक्त के साथ साथ हमारा काम का लोड बहुत है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, तो हमको एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जरूरत है। तो एक सर्विस डिपार्टमेंट खोला जाता है जिसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं, MAINTENAN। सो इनका क्या काम रहता है मेंटेनेंस का, कि मशीन कभी रुकनी नहीं चाहिए। तुम देखो डॉक्टर जो रहते हैं, डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं तो हेल्पर्स रहते हैं ना, तुमको पता है नर्सिंग स्टाफ जो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं, सुना है तुमने, कंपाउंडर्स रहते हैं। डॉक्टर सर्जरी करता है लेकिन उसको सीजर चाहिए, तो खुद थोड़ी सीजर लाने जाएगा, उसके जो यहाँ पे काम करते हैं उन लोग को बोलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको? Yes, sir. उसका एक बाकायदा कोर्स रहता है जो डॉक्टर का नहीं रहता है, लेकिन वो जो हेल्प करते हैं डॉक्टर्स उनका, आई थिंक नर्सिंग का कोर्स है वो, 2-3 साल का कोर्स है। और उसमें पेमेंट भी 30, 35, 40,000 रहता है, 30,000 से चालू होता है। वो सर्जन को हेल्प करते हैं। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट, अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या डिपार्टमेंट ने मदद की, एक नया डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अभी मशीन में जो भी प्रॉब्लम आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सीधा इनको फोन करेगा, ये लोग आके मशीन को सेट करेंगे, क्योंकि तुमने बाहर से आदमी बुलाया, वो बोलेगा पार्ट्स कल आएगा, तो प्रोडक्शन रुक जाता है। तो इसलिए कंपनी में एक और वक्त के साथ साथ एक और डिपार्टमेंट बना है जिसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं। वो लोग आते हैं और फटाफट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मदद करते हैं। ये पहले नहीं था, अभी ये सब मॉडर्न जमाने में सब आ गया। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बड़े बड़े कंपनीज में रहते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। सो चेंजेस जैसे हो रहे हैं वैसे नए नए डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। अभी तो आईटी का अलग से डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है ना। और एक फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, पता है किसको किसको रिपोर्ट करना है। कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन फाइनेंस डायरेक्टर प्रोडक्शन को ऑर्डर नहीं देगा, वो अपने डिपार्टमेंट में फ्री फ्लो होगा कम्युनिकेशन, करेक्ट। सबको समझ में आया 10 पॉइंट्स? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. अभी इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है। लेट अस सी ये स्टोरी क्या है। तुम्हारे सामने मैं स्टोरी प्रेजेंट करता हूँ। सपोजिटली तुमने एक नया घर खरीदा, ठीक है ना। स्टोरी कैसे बनेगा, तुम जैसे ही नया घर तुम खरीदते हो तो डू यू एग्री, नए घर को डिवाइड होता है इनटू ड्राइंग रूम, फिर तुम्हारा स्टडी रूम, किचन, मास्टर बेडरूम, ठीक है ना। सो ऐसे सोचो कि मैंने एक घर खरीदा जिसमें डिवाइड किया हुआ है, डिवीजन है वर्क के हिसाब से, किचन में काम
खाना बनाने का, स्टडी रूम में काम स्टडी करने का। और तुम्हारा घर आजकल नए घर जो लग्जरी बन रहे हैं उसमें स्टोर रूम अलग से देते हैं, ठीक है। उसमें मंदिर का रूम अलग से देते हैं। सो ऐसे सोचो तुमने एक घर खरीदा जो डिवाइडेड है इनटू किचन और मास्टर बेडरूम और तुम्हारा ड्राइंग रूम, ठीक है। पर उसमें स्पेशलाइजेशन बड़े घर में जो जिनका स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट रहता है उसमें तुम कर सकते हो अलग से स्टोर रूम, अलग से प्रेयर रूम या टेम्पल रूम, ऐसे कर सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन वाले दो रूम है, मंदिर और स्टोर रूम। फिर तुमने क्या किया, जैसे ही ड्राइंग रूम एंटर हुए, तुम जब दरवाजा खोल के जैसे ऑर्डर अंदर घुसते हो, ठीक है, तो सबसे जाते ही तुमको ड्राइंग रूम में तुमने डाइनिंग टेबल और चेयर्स को ठीक से अरेंज किया। लेकिन तुमने क्या किया, जो सोफा सेट है वो गोदरेज ऑर्गेनाइजेशन से मंगवाया। सो तुमने पहले घर खरीदा, घर में रूम्स है जिसमें डिवीजन है वर्क के हिसाब से, किचन, स्टोर रूम, ठीक है, अलग अलग है, या किचन, ड्राइंग रूम, और फिर स्पेशलाइजेशन वाले रूम है, स्टोर रूम ले लो या मंदिर का रूम ले लो। अब तुम घर के अंदर एंटर करते हो, ड्राइंग रूम में आते हो, वहां पे डाइनिंग टेबल नॉर्मली उधर रहता है। सो डाइनिंग टेबल को ऑर्डरली पोजीशन दिया हुआ है, चेयर्स 6 चेयर होते हैं, डाइनिंग टेबल होता है। लेकिन तुमने जो सोफा सेट है वो ऑर्गेनाइजेशन से मंगाया, विच इज गोदरेज, ठीक है। अब क्या होता है, तुमने घर तो ले लिया, ड्राइंग रूम में भी एंटर हो गए, पर पेंटिंग करना है, पर कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए तुम्हारा बहुत खर्चा हो गया, तुमने लोन लिया, ईएमआई चालू है, तो खर्चा कम करने के लिए तुमने क्या किया, पेंटिंग भविष्य में करने का सोचा। क्योंकि एक 1.5-2 रूम किचन में तुमको अच्छे क्वालिटी का पेंट करना है तो 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आता है, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया। 2 रूम किचन रहा तो 2 लाख कहीं नहीं गया। सो ये 2 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो तुम बोलते हो कि भाई कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए भविष्य में पेंटिंग करेंगे, ठीक है। फिर क्या करते हो, पर अब ड्राइंग रूम में नॉर्मली बालकनी ड्राइंग रूम के आसपास रहती है या एक दरवाजा रहता है, खिड़की रहती है। अब ये जो पर्दा लगाते हैं, तो अक्सर लोग गलती ऐसा कर देते हैं कि पर्दा को डार्क कर देते हैं। डार्क पर्दा कर दिया तो बोलते हैं ना, कंफ्लिक्ट हो जाता है, रूम छोटा दिखता है। रूम बड़ा तुमको दिखना है तो पर्दा लाइट होना चाहिए, ठीक है ना। तो डार्क पर पर्दे लगाते समय डार्क शेड अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि डार्क शेड वाले पर्दे डार्क हो गए तो रूम भरा भरा दिखता है, तो कंफ्लिक्ट हो जाता है रूम में, रूम छोटा दिखता है। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए क्या करो, लाइट पर्दे यूज करो। सो पॉइंट नंबर 1 इज डिवाइड करो घर को अलग अलग रूम्स में, उसमें स्पेशलाइजेशन रूम्स बनाओ, स्टोर रूम और मंदिर करो। तुम अंदर घुस गए घर पे, लेकिन पेंटिंग नहीं करा है, सेव्स कॉस्ट कर बचाने के लिए, क्योंकि भविष्य में तुम करोगे, आज महंगा पड़ रहा है तुमको। फिर पेंटिंग जो पर्दे हैं उसमें कंफ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि तुमने डार्क ले लिए तो रूम छोटा दिखता है। तो कंफ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए और सॉल्व करने के लिए तुमने पर्दे लाइट शेड में लेने चाहिए, ठीक है। अब तुम बिल्डिंग में ऐसे सोचो कि एक 10 माले की बिल्डिंग है, तुम 5वें माले में रहते हो। अब तुम नोट करो, जितने ऊपर बॉम्बे वाले लोग ज्यादा पे करने के लिए तैयार रहते हैं ऊपर वाले फ्लोर्स के लिए, और ऊपर वाले फ्लोर्स के रेट थोड़ा ज्यादा रहते हैं। सुना है तुमने, यस और नो? सुना है तुमने? यस सर। सबसे टॉप फ्लोर में पेंट हाउस रहता है, जिसमें जो सबसे कॉस्टली रहता है। सो बोलने का तात्पर्य है, बिल्डिंग में जितने ऊपर तुम जाओगे, जितना ऊपर, 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें, वहां पे पता चलता है कि वो अमीर आदमी, स्टेटस बढ़ते जाता है जैसे तुम बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की तरफ जाते जाते हो, उधर कॉस्ट भी बढ़ता है, ठीक है। सो पहला तुम घर लिए, घर को डिवाइड किए इनटू रूम्स, उसमें स्पेशलाइजेशन रूम्स बनाए, फिर एंटर किए, ऑर्डरली पोजीशन किया तुमने डाइनिंग टेबल और चेयर्स का, और सोफा सेट ऑर्गेनाइजेशन गोदरेज से मंगाया। फिर उसके बाद में कॉस्ट कम करने के लिए तुमने पेंटिंग भविष्य में सोचा। पर्दे में कंफ्लिक्ट हो रहा था, डार्क है, तो रिजॉल्व करने के लिए तुमने लाइट शेड वाला पर्दा लगवाया। उसके बाद जैसे तुम बाहर फ्लैट के बाहर निकले और ऊपर फ्लोर की तरफ जब देखने लगे, तो जितने ऊपर फ्लोर उतना स्टेटस बढ़ते जाता है, ठीक है ना। और ऊपर क्या करते लोग, जैसे टॉप 8वें 10वें माले में
अब 2 रूम किचन वाला फ्लैट है तो लोग क्या करते हैं, 2 फ्लैट को जोड़ देते हैं। सुना है तुमने? ऊपर 2 फ्लैट को एक कर देते हैं, सुना है किसी ने? नो सर। क्या करते हैं, आजकल का ट्रेंड ऐसा है, 2 रूम किचन वाले बिल्डिंग रहे ना, पर आजू बाजू 2 फ्लैट रहेंगे तो बीच में दीवार तोड़ देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट 2 फ्लैट, डुप्लीकेशन फ्लैट खरीदने के बजाय वो लोग क्या करते हैं, बिल्डर को पहले ही बोल देते हैं, देख भाई तेरा 2 रूम किचन के 2 फ्लैट है, दीवार कॉमन है, ये दोनों फ्लैट में खरीद रहा हूँ, डुप्लीकेट फ्लैट, दोनों डुप्लीकेट है फ्लैट, लेकिन मेरे को बोलते हैं ना, मैं अवॉइड करना चाहता हूँ डुप्लीकेशन फ्लैट, ये दोनों फ्लैट को मैं एक करना चाहता हूँ। सो जैसे ऊपर के फ्लोर में तुम जाओगे ना, तुमको बहुत सारे 2 रूम किचन के 2 फ्लैट का एक ही मालिक मिलेंगे। लोग क्या करते हैं, अभी लोगों को 4 रूम किचन चाहिए, 4 रूम किचन कम बनते हैं ज्यादातर नासिक में। 1 रूम तो बंद ही हो गया कॉलेज रोड में, 2 रूम और 3 रूम अभी भी दूसरी जगह पे बनते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 2 रूम और 3 रूम। लेकिन जिसका फैमिली बड़ा है उसको 4 रूम चाहिए, तो क्या करे, तो क्या करता है, जैसे ऊपर फ्लोर फ्लोर में 2 रूम किचन के 2 फ्लैट अलग अलग लेने के बजाय वो उसको डुप्लीकेट, अलग अलग डुप्लीकेट फ्लैट्स है, लेकिन वो डुप्लीकेट अवॉइड करता है, वो दोनों फ्लैट को खरीदता है, बीच की दीवार तोड़ देता है, ड्राइंग रूम बड़ा कर देता है। ठीक है, ऐसे लोग करते हैं। लॉजिक समझ में आया? टॉप फ्लोर में 2 रूम किचन के 2 फ्लैट को अलग लेने के बजाय उसको एक कर देते हैं। समझा लॉजिक तुमको? यस सर। तो पर बिल्डिंग पर ये नहीं होता, प्रेशर नहीं आता फिर? नहीं आता है, क्योंकि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको तोड़ नहीं सकते तुम, अंदर के दीवार जो स्ट्रक्चर से जुड़े हुए नहीं है। अब जैसे तुम्हारे हड्डी है, हड्डी के बाजू में स्किन कम ज्यादा हो सकता है, ब्लड कम ज्यादा हो सकता है, बट हड्डी को तुम कुछ नहीं कर सकते, हड्डी जैसी है वैसी रहेगी। उसी प्रकार से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरे के पूरा नहीं है, जो बिल्डिंग का तुमने देखा है कंस्ट्रक्शन, बीच का जो लेयर है वो स्ट्रक्चर रहता है, और बाकी दीवार तुम तोड़ सकते हो ना, जो स्ट्रक्चर में नहीं आता। अभी ऐसे सोच कि तेरे 2 हाथ है, ठीक है, हाथ का जो स्किन है, स्किन में चोट लग सकती है, वो कम ज्यादा हो सकता है, बट हाथ की उंगलियां तो उतने के उतने रहेंगे ना, हड्डियां। समझ में आ रहा है? तो स्किन को ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है, लोग आदमी मोटे होते हैं तो मोटापा हो सकता है, बट हड्डी उतना ही रहेगा। तो जो बिल्डिंग का ढांचा है, ढांचे के अंदर के इंटीरियर जो दीवार है उसको तो तोड़ सकता है। तो ये जो 2 दीवार, 2 फ्लैट के बीच में दीवार है, वो स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, स्ट्रक्चर कॉर्नर्स में आएंगे। लॉजिक समझ में आया? यस सर। तो वो इंटीरियर दीवार तोड़ के वो एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्डिंग को उससे नुकसान नहीं पहुंचता। बिल्डिंग को नुकसान स्ट्रक्चर तोड़ने से, इसलिए स्ट्रक्चर को हाथ लगाने नहीं देता बिल्डर कभी भी, क्योंकि स्ट्रक्चर को डैमेज हुआ तो बिल्डिंग गिर सकती है। स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग रहता है और वो वैसा का वैसा रहता है। उसके बाद में अब वो सोचता है टॉप फ्लोर में उसने ले लिया, पेंट हाउस में, ठीक है। अभी क्या होता है, ऊपर जो तुमने जो 2 रूम के 2 फ्लैट को कंबाइन कर दिए, इसका मतलब 4 रूम किचन लिया। तो आजकल नवे घर जो कॉलेज रोड में बन रहे हैं, या महंगे जो लग्जरियस घर रहते हैं, अब सीधी बात है, जो 2 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ रुपए दे रहा है घर का, उसके पास नौकर भी होंगे। तो वो क्या करता है, आजकल बिल्डर एक सर्वेंट क्वार्टर्स बनाते हैं। तो जो 4 रूम किचन में एक छोटा सा रूम बाहर होगा, अंदर नहीं होता, बाजू वाला एक छोटा सा रूम वो लोग बना देते हैं। तो एक करने के बाद ये जो रूम, दोनों फ्लैट को एक करने के बाद एक छोटा सा रूम वो बनवा देते हैं, जिसको सर्वेंट क्वार्टर्स बोलते हैं। और उसमें सर्वेंट को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के रूप में दे दिया जाता है कि भाई तू इधर रहेगा। समझ में आ रहा है तुमको? एक आजकल बंगलों में तो रहता ही है, लेकिन फ्लैट, लग्जरियस फ्लैट में भी एक छोटा सा रूम नौकरों के लिए दिया जाता है, उसको सर्वेंट क्वार्टर्स बोलते हैं। 4-5 बेडरूम हॉल किचन में एक सर्वेंट क्वार्टर तुमको जरूर मिलेगा। समझ में आया? वो उसकी तरह लग्जरियस नहीं रहता, उसमें इंडियन टॉयलेट होगा, छोटा सा रूम होगा, लेकिन सर्वेंट जी सकता है वैसे, उसको एक रूम दिया जाता है। अब 3,000 स्क्वायर फीट में उसको 200-300 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा रूम दे दिया, उसमें उसको और उसके फैमिली लोग जीते हैं। तो तुमने ऊपर 4 रूम किचन का घर को एक कर दिया, डुप्लीकेट नहीं किया, एक कर दिया, वहां पे एक छोटा सा रूम सर्वेंट क्वार्टर को, सर्वेंट क्वार्टर का रूम अंदर नहीं रहता, बाहर रहता है, वो घर के अंदर रह नहीं सकता, बाजू में एक छोटा सा रूम उसको एलोकेट कर देता है। फिर डिसीजन मेकिंग के लिए, बिकॉज बड़ी बिल्डिंग है 10 से 12 मंजिले की,
तो ये जो आदमी है डिसीजन मेकिंग के लिए टेरेस में जाता है, जहाँ पे उसको पूरा नासिक दिखता है। 10वें 12वें मजले में जाओगे ना, मैं खुद 14 फ्लोर की बिल्डिंग में रहता हूँ। सो टॉप में तुम जब जाओगे ना, तो तुमको पूरा नासिक बोलते ना पहाड़ दिखेंगे, तुमको बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखेंगे। सो ऊपर के फ्लैट में जो टेरेस रहता है वहां पे जाता है, और वहां पे एकदम जोरदार हवा चलती है, तुमको नेचर दिखेगा। सो डिसीजन मेकिंग के लिए माहौल बहुत अच्छा है, एकदम खुली हवा, नेचर, माउंटेन्स, तुमको क्लाउड्स थोड़ा नजदीक दिखेगा। तो वो ऐसा सोचो 14वें फ्लोर में या 15वें फ्लोर में, 17, अभी तो नासिक में 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग बन रही है, 18 से 20 फ्लोर। सो डिसीजन मेकिंग के लिए वो टेरेस में जाता है, जो भी उसको डिसीजन मेकिंग लाइफ का रहना रहता है। फिर वो वहां से लिफ्ट पकड़ के पार्किंग में जाता है कि आ, कि अभी बहुत बोर हो गया हूँ लॉकडाउन में, चेंज करता हूँ, मैं जा रहा हूँ पार्किंग में ताकि मैं गाड़ी निकाल सकूं। फिर वो गाड़ी निकालता है और बाहर फ्री फ्लो ऑफ नेचर बोलते हैं ना, खुली हवा में फ्री फ्लो में जाना चाहता है, और गाड़ी लेके सीधा बाहर निकलता है नेचर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, सो अपन एक बार रिवाइज करते हैं पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 क्या था? रूम खरीदता है, रूम को डिवाइड करता है, स्पेशलाइजेशन रूम बनाता है, स्टोर रूम और क्या बोलते हैं मंदिर का रूम। फिर डाइनिंग टेबल चेयर्स को ऑर्डरली पोजीशन करता है, सोफा सेट गोदरेज से मंगाता है, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए पेंटिंग भविष्य में सोचता है, पर्दा का कंफ्लिक्ट ना हो इसलिए लाइट शेड इस्तेमाल करता है। फिर जैसे बिल्डिंग के फ्लैट्स ऊपर पहुंचते जाते हैं स्टेटस बढ़ते जाता है। उसके बाद ऊपर वो क्या करता है, 2 रूम किचन के 2 फ्लैट को एक कर देता है। हमारे बिल्डिंग में कुछ लोगों ने लिए टॉप में, फिर वो बहुत महंगा पड़ जाता है लोग, लेकिन लोग के पास है तो करेंगे ना, उसमें क्या है। डुप्लीकेशन ऑफ टास्क अवॉइड करने के लिए वो 2 फ्लैट्स को एक कर लेता है। उसमें सर्वेंट क्वार्टर्स बनता है जिसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देता है सर्वेंट्स को। फिर वो बोलते हैं ना डिसीजन मेकिंग के लिए टेरेस में जाता है, लेकिन बहुत बोर हो गया लॉकडाउन में, तो चेंज टू कोप अप विद द चेंज वो पार्किंग में जाता है, जहाँ पे उसकी कार निकालता है, और नेचर में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए नेचर में फ्री फ्लो चला जाता है, जहाँ नेचर के साथ ऐसा सोचो ना कम्युनिकेट करता है। मैं तुमको 5 मिनट दे रहा हूँ, पूरा पॉइंट लिख के निकालो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।